चलो एक क्वेश्चन करते हैं, लिखिए a geyser of 1500 watt rating, a geyser of 1500 watt rating is 70% efficient, and supplies 10 gram water per second. 70% ही efficient है भाई जो हमारा गीजर है, and it supplies 10 gram of water per second. Full stop. If the temperature of incoming water is 20 degrees centigrade, then what is the temperature of outgoing water? अगर अंदर आने वाले पानी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है तो बाहर निकलते हुए पानी का टेम्परेचर क्या होगा? अगर आपका गीज़र 1500 वॉट का है और 70% ही एफिशिएंट है, एफिशिएंसी समझते हो ना, 100 में से 70 ही दे पाता है, पूरा नहीं दे पाता, ठीक है? करो। अच्छा बताओ कितने वॉट का गीज़र है, पावर कितनी दे रखी है और एफिशिएंसी कितनी है? तो इसका 70% ही यूजफुल होगा। कितना आ गया? 1050 आ रहा होगा। 45 आंसर, वेरी गुड, सही जवाब है। तो अगर ये सिर्फ 75% एफिशिएंसी है तो आपको जो पावर मिली उसकी वैल्यू क्या होगी? 1500 इंटू क्या बेटा 70/100। ध्यान से देखो ये कितना आ गया? 10, ठीक है। और वॉट का मतलब होता है जूल पर सेकेंड। वॉट का मतलब क्या होता है? तो अगर आप लोगों को ये चीज़ पता है तो व्हाट डज दिस मीन कि आपको 1050 जूल पर सेकेंड एनर्जी जो है वो मिल रही है। बोलो मिल रही है कि नहीं? अब इस एनर्जी को क्या कैलोरी में कन्वर्ट कर लूँ? बोलो कैलोरी में कितनी आ जाएगी? 1050 अपॉन कितना कर देंगे? बोलो क्या आ गया? 250 कैलोरी। कितनी कैलोरी आ गई है? 250 कैलोरीज आ गई। और यही वाली कैलोरी आपको किस में काम आ रही है बेटा? टेम्परेचर बढ़ाने के। तो दिस Q विल बी इक्वल टू व्हाट? MS डेल्टा T। अच्छा अभी मान लो मैं बोलता ये किसी चीज़ को पिघलाने के काम आ रही है, बर्फ़ पिघलाने के, तो क्या Q इक्वल्स टू ML? नहीं आया समझ? अगर मैं बोलता कि ये जो हीट है इससे हम लोग बर्फ़ पिघला रहे हैं तो क्या Q इक्वल्स टू ML? और अगर पानी पहले ही 100 पे उसको स्टीम बना रहे हैं तो वापस से क्या Q इक्वल्स टू ML? क्या ये वाली बातें क्लियर होती हैं? तो Q इक्वल्स टू MS डेल्टा T। Q की वैल्यू कितनी? मास बोलो कितना आ रहा है पर सेकेंड? 10 ग्राम पर सेकेंड। स्पेसिफिक हीट हो गई 1 और डेल्टा T T-20, क्योंकि फाइनली आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा और इनिशियली 20 डिग्री पे आ रहा था। ये आपको गिवन है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने पूरा ये कैलकुलेट कराया था डेल्टा T। तब हमें इनिशियल फाइनल से कोई मतलब नहीं था पर चेंज हमें पता था, ठीक है? चेंज हमेशा कितना आ रहा था? वॉट एवर बी द आंसर। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या कर रहे हैं? इनिशियल पता है, फाइनल निकालना है। क्या इसमें भी मैं आपसे डेल्टा T डिराइव करवा सकता था? बोलो भाई, डेल्टा T तो यहाँ भी आपसे डिराइव करवाया जा सकता है। तो अगर मैं डेल्टा T डिराइव करवाता तो वो आ जाता। क्लियर है? अब इनिशियल दे दिया तो वो आ जाएगा। अब मान ले ऐसे ही फाइनल दे देता और इनिशियल का टेम्परेचर पूछ लेता तो क्या वो भी आ सकता था? वो ये तो खैर पूछा हुआ है। मैं बोल रहा हूँ अगर फाइनल दे देता आपको, फाइनल में आंसर, और इनिशियल का टेम्परेचर आपको पता नहीं होता तो क्या वो भी आ जाता? तो हमारे पास यहाँ से कितना आ गया? 25 किसके बराबर हो गया? T-20। तो यहाँ से T कितना आ गया? 45 डिग्री सेंटीग्रेड। चेक कर लो भाई, ठीक है? कितने लोगों का आ गया था? काफ़ी लोगों का आ गया, गुड। एक सेकेंड, हाँ 1 सेकेंड। तो पर मिनट दे देंगे तो डिवाइड बाय 60 कर देंगे, और क्या बढ़ेगा ही वो तो। अभी 10 सेकेंड बोल देंगे तो 10 सेकेंड का कर देना,
50 बोले 50 का कर देना, उसमें कोई दिक्कत थोड़ी, ठीक है। चलो एक और करें, लिखिए। कर लिया नोट? अगला करें, चलो लिखो। आपका डाउट दूर करने के लिए सवाल करवा रहा हूं अब मैं, ठीक है ना। मेरे को आंसर नहीं पता तो आप लोग बताना क्या आ रहा है, फिर अपन यहां तो कर ही लेंगे। लिखो, अ हीट सोर्स provides heat at a constant rate to a sample. A heat source provides heat at a constant rate to a sample of ice at 0 degree centigrade, which melts at the rate of 2 gram per second. Which melts at the rate of 2 gram per second. Full stop. If the sample melts completely in 20 seconds, then at what rate the water formed will increase the temperature. Then at what rate the water formed will increase the temperature. ठीक है, करो। चलो एक चीज बताओ, यहां देखो, एक चीज बताना, 1 सेकंड में कितने ग्राम बर्फ पिघल रही है? ये दिया हुआ है ना, 1 सेकंड में मुझे दिया हुआ है कि 2 ग्राम बर्फ पिघल रही है। तो इस 2 ग्राम बर्फ को पिघलने के लिए कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड रही होगी? ml। तो इस 2 ग्राम के लिए ml लगाओ, तो Q इक्वल्स टू 2 × 80 मतलब कितनी? 160 कैलोरी। पहले बोलो, ये बात समझ में आ गई? ये पर सेकेंड है, ये सब क्या है? पर सेकेंड चल रहा है। अब सुन, मैं जो यहाँ पे ये सब चीज़ें कर रहा हूँ, इस वाली चीज़ से एक चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि पानी बन रहा है। क्या बन रहा है? और अपने को दिया है 20 सेकंड में क्या होगा। कंडीशन अपने को कितने सेकंड की निकालनी है, 1 की या 20 की? तो 20 सेकंड में कितनी बर्फ पिघल जाएगी? जल्दी बोलो। आइस मेल्टिंग की अगर बात करूं तो कितनी हो जाएगी बेटा? 2 × 20 एंड दिस विल बी व्हाट? 40 ग्राम बर्फ जो है वो पिघल जाएगी। बोलो सही। 40 ग्राम आइस मेल्ट्स। अच्छा, मेल्ट होके क्या बनी? तो आपके पास जो बचा हुआ है वो पानी ही तो है। आपके पास जो बर्फ पिघली उससे क्या बना? तो बेसिकली अब आपके पास में जो सिस्टम में है, क्या वो 40 ग्राम वाटर है? कितने ग्राम पानी है बेटा? 40 ग्राम वाटर आपके पास में अब सिस्टम में बचा हुआ है। ये वाली बात क्लियर हो गई? ये जो 40 ग्राम पानी है, अगर मेरे को इसमें भी पर सेकेंड, मेरे को क्वेश्चन में क्या निकालना है? मेरे को क्या निकालना है? एट वॉट रेट द वाटर फाउंड विल इंक्रीज द टेम्परेचर। तो मेरे को रेट निकालनी है ना इसकी। तो 40 ग्राम पानी है और 40 ग्राम पानी को पर सेकेंड कितनी हीट मिल रही है? 160 कैलोरी। तो अब क्या इस 40 ग्राम पानी के लिए Q इक्वल्स टू MS डेल्टा T लगा दूं? इनिशियल टेम्परेचर 0 है। इनिशियल टेम्परेचर क्या है? फाइनली जो आएगा वही है अपना आंसर। तो Q कितना मिल रहा है बोलो पर सेकेंड? 160। बर्फ कितनी बन चुकी थी, सॉरी पानी कितना बन गया था? S कितनी होती है? 1। और टेम्परेचर क्या हो गया? होगा कि नहीं? आंसर क्या आ जाएगा? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकेंड। इस रेट से ये टेम्परेचर बढ़ाएगा। समझ गए? 4 है, ये U नहीं है। 80। बर्फ पानी दोनों ले लिए थे। अच्छा, तूने पूरी 40 ग्राम के लिए हीट निकाल ली होगी। पर सेकेंड निकालना है ना? सर पर सेकंड में तो 2 ग्राम रहेगा ना, तो
हाँ तो 2 ग्राम था, पर अब पानी कितना हो गया, पानी का मास कितना मौजूद है, तो फिर 20 सेकंड के बाद होगा। हाँ तो तेरे को तो 20 सेकंड के बाद की कहानी बतानी है, उससे पहले की बतानी है जब 2 ही ग्राम था। 2 ग्राम का नहीं बताना। 2 ग्राम पे नहीं बतानी ना, कहानी कब की बतानी है, जब 40 ग्राम पानी बन चुका है। तो सिस्टम में कितना पानी मौजूद है 20 से 40। और उसको एनर्जी कितनी मिल रही है पर सेकेंड, 160। हाँ, ठीक। समझ गया। सिस्टम में वाटर फॉर्म्ड इज 40 एंड इट इज गेटिंग हाउ मच एनर्जी पर सेकेंड, 160 कैलोरी पर सेकेंड। बोलो मिल रही है कि नहीं, इसलिए इस तरह से हुआ। आ गया था क्या किसी का, कोई सही अटेम्प्ट कर रहा था, ऐसे ही कर रहा था, वेरी गुड। ऐसे ही सोच रहा था जैसे मैं बोल रहा हूँ, आंसर नहीं आ गया था, मैं बोल रहा हूँ वैसे ही सोच रहा था क्या जैसे मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो हेडिंग डालो सब लोग, एवेपोरेशन। क्या हुआ, हेडिंग डालनी है बेटा एवेपोरेशन। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि एवेपोरेशन तो किसी भी टेम्परेचर पे हो रहा होता है। पानी को एवेपोरेट करने के लिए 100 तक ले जाना जरूरी है, एवेपोरेशन तो पहले ही शुरू हो जाता है, होता है कि नहीं। तो अब जो प्रोसेस पहले से ही शुरू हो गया उस प्रोसेस की कहानी अलग होती है। पानी का स्टीम में कन्वर्ट होना इज अ डिफरेंट इशू एंड पानी का एवेपोरेट होना इज अ डिफरेंट इशू। जो पानी आपको इवेपोरेटेड फॉर्म में दिख रहा है ना, वो स्टीम नहीं है, दैट इज वाटर वेपर, दैट इज व्हाट, वो पानी का वेपर फॉर्म है। उसमें कन्वर्जन के लिए लेटेंट हीट वगैरह सब अलग होती है। वहाँ जो आप हीट ऑफ कन्वर्जन अप्लाई करोगे वो वाली हीट अलग आएगी। लेटेंट हीट 540 की तरह नहीं ले लेते उसको कि यहाँ से कन्वर्ट हो गया पानी तो m इंटू 540 कर दो, नहीं, ml नहीं लगाते वहाँ पे। तो इवेपोरेशन इज फॉर वाटर वेपर एंड एट द सेम टाइम जब हम बात करते हैं स्टीम की तो वहाँ पे आप लोग Q इक्वल्स टू ml जरूर लगा सकते हैं। पहले बताओ ये वाली बात समझ आई। और ये हर टेम्परेचर पे हो रहा होता है, इसके लिए 100 तक पहुँचना ज़रूरी है या कहीं भी चालू हो जाएगा, आप जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाना चालू करेंगे वो चालू रहेगा, ठीक है। इसीलिए अपन बर्तन से ढक देते हैं कि चीज़ें उड़ ना जाएँ, याद करो ये बहुत नॉर्मल प्रोसेस है जो हम लोगों ने देखा हुआ है घर पे। बर्तन अगर रखा हुआ होता है तो उबलने से पहले ऊपर वाले बर्तन के ऊपर पानी नहीं जम जाता, व्हाट इज दैट, पार्ट ऑफ इवेपोरेशन। बोलो, तो यही होता है। तो इसलिए इसमें लिखो इट कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इट कैन टेक प्लेस एट एनी टेम्परेचर फ्रॉम 0 to 100 डिग्री सेंटीग्रेड। And only the surface molecules are vaporized and only the surface molecules are vaporized and only the surface molecules are, सिर्फ surface के ही molecules का vaporization होता है, ऐसे नीचे वाले molecule नहीं ऊपर आके evaporate हो जाते, ठीक है। नेक्स्ट लाइन, this process can be accelerated, this process can be accelerated by lowering the pressure above liquid surface. This process can be accelerated by lowering the pressure above liquid surface, above liquid surface। बोलो इससे क्या होगा, मन में सोचो क्या हो रहा होगा। प्रेशर लो करने से क्यों ये वाला प्रोसेस जो है एक्सेलरेट हो जाता है, वॉल्यूम बढ़ जाएगा। भाई प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम क्या होगा ये तो आपने को पता ही है ना, प्रेशर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम घटता है और प्रेशर कम करते हैं तो वॉल्यूम, ऐसा होता है ना। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या बोला कि प्रेशर कम कर दिया, प्रेशर कम किया तो उसका वॉल्यूम क्या हो गया, वॉल्यूम बढ़ गया तो ज़्यादा सरफेस मिल गया, ज़्यादा सरफेस है तो ज़्यादा मॉलिक्यूल से एवेपोरेट होंगे। समझ में नहीं आई बात, आ गई ना समझ में। नेक्स्ट लाइन,
the latent heat for evaporation the latent heat for evaporation is different from latent heat from the latent heat of vaporization. ठीक है, तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पानी से 100 डिग्री सेंटीग्रेड स्टीम बनती है तो अलग आंसर होगा, और जो रास्ते की कहानी चल रही होगी उसका आंसर क्या होगा, अलग होगा। क्या ये बात क्लियर है? क्वेश्चन से सीखेंगे इसको। क्वेश्चन लिखो, लिखिए 50 ग्राम ऑफ वाटर 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड is taken in a container and the air above water is pumped out and the air above water is pumped out. 50 gram of water is taken in a container, 50 gram of water at 0 degree centigrade is taken in a container and the air above water is pumped out. Basically वैक्यूम क्रिएट कर दिया हमने। एयर पंप आउट करने का मतलब क्या क्रिएट कर दिया, तो 50 ग्राम पानी के ऊपर क्या है, वैक्यूम, मतलब वहां पर क्या आ सकती है, वेपर्स। क्या आ सकते हैं, फुल स्टॉप। आगे लिखें, इफ द टेम्परेचर हैज टू बी 0 डिग्री सेंटीग्रेड if the temperature has to be 0 degree centigrade, then what is the maximum amount of vapor formed? Then what is the maximum amount of vapor which is formed? ठीक है, इसके अंदर लिख लो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, मतलब लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन लिखना। लेटेंट हीट ऑफ इवेपोरेशन इज 480 कैलोरी पर ग्राम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 480 कैलोरी पर ग्राम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड एंड लेटेंट हीट ऑफ आइस तो पता ही है कितनी होती है, 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, हाँ भाई क्या दिया हुआ है, 50 ग्राम बर्फ दी हुई है, वाटर दिया हुआ है, नहीं बर्फ कर लो, बर्फ 50 ग्राम ऑफ आइस कर लो, उसको आइस एट 0 डिग्री कर लो, कोई बात नहीं, वाटर को काट के आइस करना है, ऐसे क्या कर रहे हो। और इसके ऊपर वाले हिस्से में क्या किया अपन ने, एयर पंप आउट कर दी, तो ऊपर क्या रह गया, वैक्यूम। और इसका मास कितना दिया हुआ है, 50 ग्राम बर्फ है, कितने पे, आपको बताना है कितना वेपर बनेगा, यहाँ वेपर आ जाएगा ना, उसकी क्वांटिटी क्या होगी, तो उड़ के तो यहीं से जाएगा, तो बर्फ कितनी बचेगी, मान ले x ग्राम वेपर बन गया, कितने ग्राम वेपर बन गया मान लो, तो यहाँ कितना बच गया, बोलो बचेगा, मैंने मान लिया x ग्राम क्या है बेटा, वेपर है। अब बताओ क्या करें, कौन गेन कर रहा है और कौन लूज कर रहा है, आइस ने गेन कर लिया बेसिकली, और वो जो गेन किया वो सब किसको दे दिया, वेपर में कन्वर्ट करने को दे दिया। तो बताओ क्या होगा, आइस को पिघलाओ ना 50 ग्राम को, और वो पिघलने में जो एनर्जी है वो किस में चली गई, वेपर फॉर्मेशन में। करो जल्दी से,
नहीं समझ में आया क्या? मैंने यही तो बोला है कि जो मास ऑफ आइस इनटू जो एल ऑफ आइस है, ये जो आपको एनर्जी मिलेगी, ये एनर्जी किस में जा रही है बेटा बोलो? एम आइस इंटू एल आइस शुड बी इक्वल टू वॉट? एम वेपर इंटू एल वेपर। अरे बोलो भाई, खत्म क्वेश्चन, इतना क्या सोच रहे हो? तो आइस का मास कितना है बोलो? 50 माइनस एक्स इंटू कितना हो गया बेटा? 80 शुड बी इक्वल टू एक्स टाइम्स कितना? 480। दैट्स इट। अरे बहुत इजी होता है ये। बर्फ पिघली और क्या बना? और जीरो पे ही बन रहा है सब कुछ जो भी बोला गया। हो गई कहानी खत्म। तो बोलो क्या आ जाएगा? अरे यार सीधे आंसर बोलो ना। 50/7 50/7 ग्राम बोल रहे हैं भाई लोग। इतना वेपर बन जाएगा। अब इसमें आपसे ये भी पूछ सकते हैं, हाउ मच आइस इज लेफ्ट एट द एंड? 50 माइनस 50/7। इसमें क्या E इक्वल्स टू mc² लगा रहे हो? नहीं लगा रहे ना? लगा रहे हैं कुछ लोग, बहुत बढ़िया। अरे फंडा समझ में आया कि नहीं यार? पहले ये बताओ। समझ में नहीं आया तो गड़बड़ हो जाएगी। आ गया समझ में सबको? श्योर हैं जी? क्या चीज़ यही बोल? आ गया समझ में पक्का? वेपर, वेपर, वेपर इज वेपर नॉट स्टीम। बस पानी उड़ गया। वेपर से जलते हैं कि स्टीम से जलते हैं? दोनों से जलते हैं, पर वेपर से कम जलते हैं। वेपर से कम जलते हैं, जलते दोनों से हैं पर वेपर से कम जलते हैं क्योंकि वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाला नहीं होता। जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे बनेगा वो तो स्टीम होगा, और जो रास्ते में जो धुआं निकलता हुआ दिखता है दैट धुआं इज व्हाट? समझ गया? एक और लिखो चलो। सांस नहीं आ रही? नाक बंद हो गई? बाहर जा और कर यार, कोई दिक्कत नहीं, चल जा। इफ यू वांट टू क्लियर इट आउट गो, बस साथ मत लाना। तब तक मुंह से सांस लेके जा। बर्फ पिघल रही है, भाप बन रही है। बर्फ इज पिघलिंग, भाप इज बनिंग। अच्छा अच्छा, आप बोल क्या हो गया? ये नहीं आया समझ? बर्फ पिघलने से जो एनर्जी निकलेगी वही वाली तो एनर्जी से तेरी स्टीम बनेगी। टेम्परेचर में चेंज रखना ही नहीं है क्योंकि सब कुछ 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे दिया हुआ है। और आपको ये बोला गया था कि वेपराइजेशन 0 से 100 कहीं भी हो जाता है, हर समय चल रहा होता है वो, हर टेम्परेचर पे 0 डिग्री से लेके 100 तक। मेरे को किस कंडीशन में दिया गया? 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, है ना भाई स्पाइडरमैन? हाँ, बोल मत, आवाज़ आ रही है। तो इसीलिए मैंने क्या बोला कि जो बर्फ़ पिघलने से जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई उसी वाली एनर्जी से क्या हो गया? फेज कन्वर्जन हो गया। फेज किसका चेंज हो गया? बर्फ़ का। और वो किस में कन्वर्ट हो गई? वेपर। अच्छा ठीक है, समझ गया ना? आओ भाई, आओ काइनेमेटिक्स पढ़ लें। लेट्स टॉक अबाउट टीटी ग्राफ्स। टीटी ग्राफ्स चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा इसके बाद, टीटी ग्राफ्स के बाद। साथ तो नहीं लाई? ऐसे मान लेते हैं हम लोग जो हीट प्रोवाइड कर रहे हैं ना,
मान लो पानी को हम लोग हीट दे रहे हैं और मान लेते हैं शुरू में पानी नहीं है, इट इज़ लिक्विड, इट इज़ व्हाट, नहीं लिक्विड नहीं है, पानी तो लिक्विड ही होता है। मान लेते हैं शुरू में आइस है अपने पास शुरू में क्या है, आइस है। तो आइस को अपन ने हीट देना शुरू किया, आइस को हीट देंगे तो पहले पानी बनेगी और पानी बन के क्या बनेगी, वेपर। क्या ये हर सॉलिड जो है वो इसी को फॉलो करता है? नॉट ऑल सॉलिड्स, कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जो हीट देते ही उड़ जाते हैं, सबलाइन सॉलिड्स, उनकी बात नहीं कर रहे। वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट दोज सॉलिड्स जो पहले पिघलते हैं और बाद में उड़ जाते हैं। क्लियर है बात? तो अभी हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, पिघल के उड़ने वाली चीज़ों की। उनको हमने जो हीट प्रोवाइड किया ना, लेट्स से उसकी वैल्यू R है एंड दैट R इज dq/dt विच इज कांस्टेंट, हीट प्रोवाइडेड पर सेकेंड। जो आप एनर्जी क्या दे रहे हो बेटा, पर सेकेंड दे रहे हो, उसकी वैल्यू R मान ली गई और R को क्या ले लिया गया, कांस्टेंट ले लिया गया कि हम कांस्टेंट हीट प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, ये जो हम लोग अब हीट प्रोविजन दे रहे हैं उसको पर सेकेंड कांस्टेंट वाला, इसका मतलब देख, हीट पर सेकेंड मतलब एनर्जी पर सेकेंड, एनर्जी पर सेकेंड मतलब पावर, एनर्जी पर सेकेंड मतलब, तो आपने एक ऐसा सोर्स लगा रखा है जिससे कि एक कांस्टेंट सप्लाई आपको मिलती जा रही है। ये बातें क्लियर है? अब एक चीज़ बता, Q की वैल्यू होती क्या है वैसे, ms डेल्टा T, बोलो होता है। एक तो छोटा t बड़ा t, याद रखना, छोटा t इज टाइम, बड़ा t इज टेम्परेचर। यहाँ भी लिख देता हूँ बेटा, T फॉर टाइम, बड़ा T फॉर टेम्परेचर। एनी प्रॉब्लम इन दिस? ठीक है, अब इसको dq/dt करना है। इसका जब मैं dq/dt करूँगा तो हमारे पास क्या आएगा, ms डेल्टा T/dt। अरे बोलो, तो ये भी छोटा चेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, dt/dt। बोलो होगा कि नहीं? अब ध्यान दे, मेरे को कौन सा ग्राफ बनाना है, क्या बेटा tt ग्राफ बनाना है। और ये जो tt ग्राफ है, अगर टेम्परेचर इज एट द y एक्सिस एंड टाइम इज एट द x एक्सिस, टेम्परेचर को y एक्सिस पे और टाइम को x एक्सिस पे ले लिया जाए, तो क्या dt/dt विल बी द स्लोप ऑफ दिस ग्राफ। भाई y एक्स ग्राफ की स्लोप क्या होती है, dy/dx। याद है xt ग्राफ की स्लोप dx/dt, vt ग्राफ की स्लोप dv/dt, at ग्राफ की स्लोप da/dt। याद आ रहा है कुछ? at ग्राफ की मैंने बताई नहीं थी, पर तो भी तुम्हें सब याद है ना, बहुत याद है। मैंने बताया था at ग्राफ की स्लोप क्या देती है, झटका। आ गया याद? कुछ ही लोगों को आया, सबको नहीं, पर कोई बात नहीं। तो ये जो dt/dt है, व्हाट इज दिस, स्लोप ऑफ कौन सा ग्राफ, tt ग्राफ की स्लोप। बोलो है कि नहीं? एंड बिकॉज ये tt ग्राफ की स्लोप है और dq/dt कांस्टेंट है, dq/dt क्या है, तो हमारे पास में dt/dt की जो वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, बोल क्या बेटा, कांस्टेंट अपॉन ms। अरे बोलो आएगा? या फिर क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, अगर इसको मैं स्लोप लिख दूँ, क्या लिख दूँ, स्लोप लिख दूँ tt ग्राफ की सीधे, तो ms की वैल्यू क्या आ गई बेटा, कांस्टेंट अपॉन स्लोप। या फिर ऐसा बोल दूँ कि s जो होती है, यानी स्पेसिफिक हीट जो होती है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/m इनटू स्लोप। बोलो चलेगा? या फिर सिर्फ 1/स्लोप, क्योंकि मास भी क्या होता है, कांस्टेंट, मास भी क्या होता है। तो क्या ये वाला टर्म लिखना सही होगा? ये हमें यहाँ से पता लग जाता है। क्या इतनी बातें क्लियर हैं? अगर इतनी बातें क्लियर हैं तो अब हम लोग इसका ग्राफ बना के देख लेते हैं। तो लेट्स से कि हम लोगों ने पानी ही ले लिया और पानी की इनिशियल फेज क्या हो गई, बर्फ। तो इनिशियली बर्फ विल मेल्ट एंड आफ्टर मेल्टिंग इट विल फॉर्म वाटर एंड देन दिस वाटर विल वेपराइज एंड फॉर्म स्टीम। यही होता है। तो लेट्स प्लॉट द टी ग्राफ। आओ देखो भाई, टेम्परेचर और टाइम। तो इनिशियली आपने टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू किया, ठीक है, और एक टाइम ऐसा आया जब आपकी जो बर्फ़ थी उसके साथ क्या हुआ, पिघल ली। अरे इस फॉर्मेट में क्या है वो, अगर ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो बोल, अभी बर्फ़ है क्या, पानी है। बावड़े लोगों ध्यान तो दिया करो, ये बर्फ़ है या पानी है, पानी है ना। अच्छा, जैसे ही फेज़ में चेंज आता है, किस में चेंज आता है, फेज़ में चेंज आता है। तो अभी तो आप टेम्परेचर इसका बढ़ाए जा रहे हो, बर्फ़ से आपने टेम्परेचर बढ़ा के क्या रखा अभी, पानी, ठीक है। ये पानी ही है, उसका टेम्परेचर आप बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या बन जाएगी, स्टीम बन जाएगी ना।
तो अपन तो है ना रेफरेंस कुछ और ले लेते हैं, ठीक है। रेफरेंस अगर मैं 0 की जगह कुछ और ले लूँ, इन दैट केस ग्राफ को नीचे से शुरू करूँ। कहाँ से शुरू? चल एक बार ये लिख, मैं बताता हूँ तेरे को कैसे ग्राफ बनाना है। एक अच्छा तरीका बताऊँगा जिससे तुम लोगों को क्या कन्फ्यूजन ना हो 0 डिग्री का और बीच के डिग्री का, है ना। एक बार ये वाला पार्ट नोट करो, फिर बता दो। पानी और बर्फ़ के अंदर खेलेंगे तो 0 से ऊपर फिर ग्राफ छोटा रह जाएगा। ग्राफ अगर छोटा रहेगा तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो अपन तो सॉलिड लिक्विड गैस ही खेल लेते हैं। क्या खेल लेते हैं? सॉलिड लिक्विड गैस खेल लेते हैं अपन तो, पानी की जगह, है ना। चलो आओ देखो, अगर मैं सॉलिड लिक्विड गैस खेला तो उस केस में क्या होगा। देख, सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते जा रहे हैं, सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाते बढ़ाते उस लेवल पे आ गया जब वो क्या होने वाला है, मेल्ट होने वाला है। इस पॉइंट पर आके उसकी मेल्टिंग हो गई। इस पॉइंट पे आके क्या आ गया उसका, तो ये आपका मेल्टिंग पॉइंट। क्या सबको दिखा? मेल्टिंग होते ही आप लोग ये वाली बात जानते हैं कि टेम्परेचर नहीं बढ़ता पर फेज चेंज होती है। फेज चेंज के टाइम पे टाइम तो बीतेगा पर कन्वर्जन हो जाएगा मटेरियल का। उस समय टेम्परेचर चेंज होता है क्या? व्हेनेवर फेज इज चेंज देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर। मतलब इसके बाद में ये वाली लाइन कैसी आने वाली है? स्ट्रेट लाइन। बोलो सही। इस स्ट्रेट लाइन के बाद जो टाइम बीत गया, मान ले यहाँ से यहाँ तक का टाइम था T1, ये टाइम क्या हो गया T2। तो ये वाली फेज कौन सी थी तुम्हारी? सॉलिड। आइस नहीं ले बेटा, सॉलिड लो, अदरवाइज क्या फिर ये वाला पोर्शन स्किप हो जाएगा डायग्राम से, इसलिए मैं वाटर का नहीं बता रहा, ठीक है। तो हम एक जनरल सॉलिड को डिफाइन कर रहे हैं। तो ये सॉलिड स्टेट थी, उसका टेम्परेचर हमने बढ़ाना शुरू किया, यहाँ पर आया तो क्या हो गया, मेल्ट। तो ये पूरी की पूरी जो फेज़ है, ये कौन सी फेज़ है उसकी? ये उसकी मेल्टिंग फेज़ है। मतलब उसका फेज़ कन्वर्जन चल रहा है। टाइम तो बीत रहा है पर टेम्परेचर में कोई चेंज। वेरी गुड। ये वो टाइम था जब वो पूरी तरह से मेल्ट हो चुका और अब हम उसको और हीट कर रहे हैं, यानी उसका अब टेम्परेचर जो है वो बढ़ना चालू हो चुका है। जब इसका टेम्परेचर बढ़ना चालू हो जाएगा तो बोल के वापस एक लेवल तक बढ़ेगा, जिसके बाद में इसके साथ में क्या हो जाएगा, क्या बेटा, बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। और बॉइलिंग पॉइंट के बाद में क्या बन जाएगा, स्टीम, यानी खुद के वेपर बना लेगा। तो इसके बाद में वापस से टेम्परेचर क्या हो जाएगा, बोलो होगा, बन गया आपका टीटी ग्राफ। ये क्या बन गया बेटा आपका टीटी ग्राफ। तो ये सॉलिड इस वाली फेज में क्या आ गया बेटा। अब अगर आपको इसकी और टेम्परेचर बढ़ाना है तो यहाँ पर क्या बन चुका, बोलो, ये कौन सी फेज आ गई इसकी, वेपराइजेशन की फेज आ गई। और इस वेपराइजेशन फेज के बाद में आप फिर इसका टेम्परेचर बढ़ाते रहो। हाँ, वेपराइजेशन फेज आ गई ना, तो अब लिक्विड से हमने किस में कन्वर्ट कर दिया है इसको। अब तो बढ़ाते रहो टेम्परेचर, कुछ भी करो, वेपर के बाद और कोई स्टेट थोड़ी होती है। कहानी खत्म, ठीक है। अरे समझ में आया, हो गया। ये टाइम मान लो T3, ये टाइम क्या मान लो T4। यहाँ पे मेल्टिंग हो गई, यहाँ पर वेपराइजेशन डन हो गया, इसीलिए ये बॉइलिंग पॉइंट हो गया। वेपर का तो कितना ही बढ़ाओ टेम्परेचर, अपने को कोई दिक्कत थोड़ी है। पर इसके अंदर मेरे को ग्राफ में जो भी इंफॉर्मेशन मिली वो तो स्पेसिफिक हीट की ही मिली ना। लेटेंट हीट का कैसे करेंगे, लेटेंट हीट का भी तो चाहिए ना इंफॉर्मेशन, उसका कैसे निकालेंगे। आज एक चीज़ बता, अपन dq/dt को r लिखता है ना बेटा, वहाँ लिखा था ना। अरे स्लोप r इज कांस्टेंट, dq/dt को r लिखा है ना वहाँ पे। मान लिया r कुछ कांस्टेंट रेट है, 10, 20, 50, 100 वॉटेवर। तो यहाँ से dq की वैल्यू क्या आ गई, r टाइम्स t फाइनल माइनस t इनिशियल। अरे बोलो, t2 माइनस t1 नहीं लिख सकता मैं? लिख सकता हूँ ना, t फाइनल माइनस, ये आपका dq की वैल्यू है। और जब फेज चेंज हो रहा है तब टेम्परेचर में तो चेंज है ही नहीं, पर हीट तो आप कंटिन्यूअस उतनी ही दे रहे हो ना जो पहले दे रहे थे। या हीट देने में भी आपने कुछ कंजूसी की है। आप अभी भी टेम्परेचर उसका उतना, आप उस कोशिश कर रहे हो कि उसका टेम्परेचर बढ़े और आप हीट दिए जा रहे हो,
पर वो मटेरियल के अंदर क्योंकि फेज चेंज हुआ है तो उसने बोला मैं अभी अपना टेम्परेचर नहीं बढ़ाऊंगा, पहले अपनी बॉडी को पिघलाऊंगा, पहले अपनी बॉडी को क्या करूंगा, पिघलाऊंगा। समझ पा रहे हो? तो पहले उसने बॉडी को पिघलाया, उसके लिए क्या उसने कुछ टाइम लिया या टेम्परेचर बढ़ाया? टाइम लिया। ठीक है, टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं, मतलब स्लोप के साथ तो नहीं खेल सकते, स्लोप तो जीरो है। स्लोप यहाँ भी क्या है भाई, इस वाले पोर्शन में आपका dt बाई dt क्या है, जीरो, और यहाँ पर भी आपका dt बाई dt क्या है, जीरो। बोलो है? तो स्लोप के साथ तो खेल ही नहीं सकते, तो क्या लेंथ के साथ खेल सकता हूँ? वेरी गुड, ध्यान से देख, t2 माइनस टी वन इज द लेंथ। ये लेंथ कितनी है, दिखा किसी को? ये वाली लेंथ कितनी है, ये वाली t4 माइनस t3, नजर आया? अब देखना यहाँ पर यही फायदा होने वाला है। ये जो dq है क्या असली में ml है? फेज चेंज वाली हीट है ना, तो ये जो फेज चेंज वाली हीट है क्या बेटा है, ml होगी, और ml की वैल्यू क्या हो गई, r टाइम्स t2 माइनस t1। क्या सबको समझ आया? जिसका मतलब है l की वैल्यू क्या हो गई, r तो कांस्टेंट है ही, r तो क्या है, तो 1 बाय m क्या बेटा t2 माइनस t1। बोलो हुआ कि नहीं? तो ये प्रोपोर्शनलिटी लगा देता हूँ, 1 बाय m लिखता हूँ, तो r तो कांस्टेंट है ना, तो प्रोपोर्शनलिटी लगा दी l के साथ में, तो l इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट, 1 बाय m t2 माइनस t1, एंड बिकॉज मास इज ऑल्सो कांस्टेंट, तो हम क्या बोल सकते हैं, l प्रोपोर्शनल टू t2 माइनस t1। क्या सभी लोगों को समझ में आया है? ये दोनों ही आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, मास वाला भी और सादा वाला भी। असली में व्हाट इज t2 माइनस t1, लेंथ। नहीं दिखा? ये जो t2 माइनस t1 है असली में क्या है बेटा, ये माइनस यही तो है, तो ये लेंथ के प्रोपोर्शनल क्या होती है, l। आप तो ऐसे याद रखो, l फॉर लेंथ, l फॉर लेटेंट हीट, तो l इज प्रोपोर्शनल टू लेटेंट हीट, l इज प्रोपोर्शनल टू स्पेसिफिक हीट, किससे रिप्रेजेंट करते हैं, s से, और s होती है स्लोप। अरे यार, तो s प्रोपोर्शनल इनवर्सली होती है स्लोप से, ये देख, s इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप, और ये क्या है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। नहीं दिखा? पर लेंथ ये नहीं कि ये वाली लेंथ ले लो, लेंथ कौन सी वाली लेनी है, फेज चेंज वाली लेंथ लेनी है। ठीक है, इस केस में ऐसा पॉइंट आता है जहां पे हमें 50% लिक्विड मिलता है, 50% सॉलिड मिलता है, और ऐसे ही इसमें भी एक ऐसा फेज आता है जब हमें 50% वेपर मिलता है और 50% लिक्विड मिलता है, आधा आधा, और फिर एकदम से खटाक सब कुछ वेपर, और इसमें भी खटाक से सब कुछ लिक्विड। ठीक है, तो जनरल प्रोसेस यही है। इसी को अगर पानी का बनाते और अगर जीरो से शुरू करते तो कैसा बनता बता? पहले क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ाया, बोल ही नहीं रहे, टेम्परेचर बढ़ाया, मान ले 0 डिग्री पानी से शुरू कर रहा हूँ, कहाँ से शुरू कर रहा हूँ, 0 डिग्री पानी से, तो 0 डिग्री पानी से अगर शुरू हो गया तो टेम्परेचर बढ़ा के 100 किया, 100 के बाद में फेज चेंज, और फेज चेंज याद में फिर बढ़ा, नहीं आया। अच्छा, अब मान ले इसी को मैं 0 पानी से शुरू नहीं करता तो कैसा आता, मैं बोल रहा हूँ 0 पानी से शुरू नहीं करता, फिर कैसा आता, कहाँ से शुरू हो जाता, ऊपर से शुरू होता। मैं बोल रहा हूँ बर्फ से शुरू करता, 0 बर्फ से, हाँ, अगर 0 बर्फ से करता तो पहले ये आता। भाई थोड़ा सा टाइम बिताते ना फेज चेंज, फिर अपन क्या बनाते हैं इसको, पानी, फिर अपन और टाइम बिताते और फिर किस में ले जाते इसकी। नहीं आया समझ में? तो पीली चौक जो है वो कौन सा फेज है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस। ये ऐसे ही बता दिया यार मैंने, क्या पता कभी पूछ लें। और नीली चौक कौन सा फेज है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर। समझ में आया सबको? 0 पानी से करेगा तो फेज चेंज तो करनी ही नहीं है, तो सीधे पानी का टेम्परेचर 100 किया, फिर फेज चेंज, फिर स्टीम, दिख गया। अब 0 बर्फ है तो पहले तो फेज चेंज के लिए टाइम लगेगा, टाइम लग गया। अब टेम्परेचर बढ़ेगा तो जू 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 जू, दिख गया, ये रहा जू 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 जू। अभी भी नहीं दिखा? पक्का? सीधे बैठेंगे तो सब दिखेगा। क्या हो गया, घर जाने? ऑल गुड? आर यू श्योर?
डजेंट सीम लाइक? जाना हो चल जा बेटा, नहीं ऑल गुड, ठीक। ये असली में लेंथ है फेज चेंज वाली। करेक्ट क्वेश्चन। है नहीं, क्या बोर हो गया? किसमें बोर हो गया? ये बोर होने वाला टॉपिक है, रहने दे तू। फिजिक्स इज नेवर बोरिंग। कौन है ये जो समोसे खा के भूल गया? आशीष? स्टैंडर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, सालों सालों से चला हुआ। KVPY का वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन। जो लोग भाग गए ना उनको नुकसान होने वाला है, मजाक नहीं कर रहा मैं। कम से कम 2 सवालों का। जो लोग भाग चुके, अब भागेंगे उनका नहीं होगा ना, खत्म हो गया है डिस्कशन। सब कुछ जो बचा हुआ है, हाँ सेंटर ऑफ मास में भी 2 का लेवल 2 बचा था ना। आपको S लिक्विड, आपको S सॉलिड अपॉन S लिक्विड निकालना है इसको देख के, और L मेल्टिंग अपॉन L वेपराइजेशन निकालना है इसको देख के। करो जल्दी। किसी मटेरियल के लिए ये ग्राफ है TT। लो अभी XT मत समझ लेना, TT ग्राफ है। करो जल्दी। कहाँ पे बेटा? ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस है। P अबे पुराने किसी का है। हाँ जी, और सेकंड पार्ट 16/9 आया, 9/16। एक बार तो गलत ही बोलना है ना तेरे को, कसम करा किया ना। वो ऑप्शन में जरूर होता है बेटा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। पहली बार में गलती की और वो ऑप्शन में होता है, और वो पहला ही होता है क्योंकि वो जनरल गलती होती है। अरे बताया तो है यार, S सॉलिड अपॉन S लिक्विड की वैल्यू निकालनी है ना। अब मास वास तो कट ही जाएंगे यहाँ पे, क्योंकि एक ही मटेरियल का है, मास तो सेम रहेगा। तो इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लोप। तो ऊपर किसकी स्लोप आने वाली है? स्लोप ऑफ लिक्विड अपॉन स्लोप ऑफ सॉलिड। अब आपको देखो, अगर ये नहीं पता कि 1053 और 1037 कितना होता है तो दिक्कत आएगी। स्लोप इज 10 थीटा। स्लोप इज, जो आप लोगों को शायद पता होगा, मैंने तो बहुत सारा बताया है, मुझे तो बस ये पता है। तो भी अगर नहीं याद है तो आप लोगों के अपनी शक्लें कांच में एक बार देखने की ज़रूरत है, और अपने आप से ये सवाल करने की ज़रूरत है कि आप ही ऐसे क्यों हैं। तो लिक्विड की स्लोप कितनी हो गई बोल? ये कौन सा पोर्शन था बेटा इसका? सॉलिड वाला। और ये कौन सा था? लिक्विड वाला।
सॉलिड से लिक्विड जा रहे हैं तो लिक्विड की कितनी हो गई 1037 और सॉलिड की कितनी हो गई 10। सॉल्व नहीं कर पाए। व्हाट इज 1037? 3/4 एंड व्हाट इज 1053? कितना आ गया? गेटिंग माय पॉइंट? हो गया, ठीक है, डन। सेकेंड पार्ट, एल मेल्टिंग अपॉन एल वेपराइजेशन। ये तो बहुत ही आसान है भाई। यहाँ वेपराइज हो गया लिक्विड से, यहाँ पे क्या बन रहा है? वो वेपर बन रहा है ना। ये कितना है डिस्टेंस? 10 सेकेंड्स। और ये कितना है बोलो? क्या सीधे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? खत्म। तो क्या लिखूंगा? एल मेल्टिंग अपॉन एल वेपर इज इक्वल टू बोल 30 - 20 अपॉन, सॉरी गलत लिख दिया क्या, 10 - 4। मेल्टिंग तो वहाँ हो रही है ना, ये वेपर है और ये क्या है बेटा? मेल्टिंग फेज। तो 10 - 4 आएगा ना, और अपॉन कितना? 30 - 20। बोलो क्या आ गया? 3/5 आ रहा है। ये नहीं आया था, आना चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन KVPI का वन ऑफ द फेवरेट्स है। इसके अलावा जेई मेंस में 2-3 बार पूछा जा चुका है। बिट्स पिलानी में 4-5 बार पूछा जा चुका है। ठीक है, एडवांस में पूरा पैराग्राफ पूछा जा चुका है। नोट कर लीजिए। अपने आप कितने लोगों ने कर लिया था? इजी नहीं लगा आपको? पटना तुमने अपने आप कर लिया था? अपने आप कर लिया था? हो गया था ना? सुनो, अच्छा बातें नहीं। देखो भाई, देर आर 2 ग्राफ्स इन दिस क्वेश्चन, ध्यान से करना। एक मटेरियल ए है बेटा, उसका टीटी ग्राफ ये है। एक मटेरियल बी है, उसका टीटी ग्राफ ये है। दिख गया सबको? ए का मास है 2m। ध्यान देना, मास अलग अलग है। मास की प्रोपोर्शनलिटी आती है अपने को। अरे मास और स्लोप दोनों होते हैं, जानते हो ना? हाँ, पहले मास क्यों कैंसिल आउट हो गया? कट रहा था, एक ही मटेरियल था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब कैंसिल आउट होगा क्या? जो होगा वो हो जाएगा, पर जो नहीं होगा वो बचेगा भी। एक m है और एक कितना है? 2m। तो आप लोगों को SA अपॉन SB की वैल्यू कैलकुलेट करके बतानी है। ठीक है, कर सकते हो? तो अगर ये कर लोगे तो LA अपॉन LB भी कर ही लोगे, और LA अपॉन LB। ग्राफ ढंग से बनाना। ये क्या बनाया है तूने भाई? जब मैं A का स्लोप A के लिए ये लिखने जाऊंगा तो मुझे प्रोपोर्शनलिटी पता है क्या होती है? 1 अपॉन मास इंटू स्लोप ऑफ A। अरे बोल, यही होती है ना। और जब B के लिए लिखूंगा तो क्या लिखूंगा बोल? 2m, नहीं B का तो m ही है, इसका 2m है ना, इंटू स्लोप ऑफ B।
स्लोप नजर आ रहे हैं आपको? नहीं आ रहे? टेन थीटा भाई, ये हाइट दे रखी है 200 और ये कितना है 6 ए के लिए। ए का टेन थीटा कितना है? ये स्लोप कितना है ए का? अरे टेन थीटा बोलो ना ए का यार। क्या 200/6 दिख गया? और बी का टेन थीटा कितना है? 100 अपॉन, ये तो सीधे कितना आ गया? आप काम में लो इनको। लिया? बोलो क्या लिखा है यहाँ पे? व्हाट विल बी ऐसे अपॉन एस बी? बोल, ऊपर इसका चला गया, इसका नीचे रह गया, तो ये क्या आ गया? एम एस बी। ये स्लोप है, ये स्लोप है ना, पता लगे ऊपर मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दो। तुम्हारे भरोसा कमी है। अपॉन एम इंटू, सॉरी 2m इंटू, यही किया गया। अब क्या वैल्यूज पुट कर दी जाए? बोलो क्या आ जाएगा? बी का स्लोप कहाँ गया? ए का बोल, सही है? पक्का? 20 3/20 इज राइट। बहुत बढ़िया। दूसरे का 3/2, दूसरे का 3/2 नहीं है, 3/2 है, ध्यान रखना। तो बोलो एल ए अपॉन एल बी। लेंथ देख लूं पहले, इसमें देख 6 दिख गया, और इसमें सिर्फ 2 है ना। गलत कर दिया वैसे कुछ लोगों ने, पर कोई बात। तो जब सेकेंड पार्ट करने गए, एल ए इज वॉट? एम टाइम्स T2 माइनस T1। मास कितना है का? 2m। T2 इसके लिए 6, 12 माइनस 6, बोलो कितना आ गया? 12m। अच्छा, अपॉन में रख। ठीक है। अरे देखो मास नीचे होता है, ये याद रखना है भाई साहब, भूलना नहीं है। बोलो 1/m और अंदर बोल 12 माइनस, सही है क्या? रेशो क्या आ जाएगा? एल ए अपॉन कितना आ रहा है बेटा? 3/2 आ रहा है। यही सॉल्व किया है ना तुमने? मैं सॉल्व करूंगा, सही है? अरे हो गया क्या? चलो भाई नया चैप्टर शुरू करें। अपन इतने बुरे नहीं हैं। कैलोरीमेट्री वाला पार्ट खत्म हो गया, हीट ट्रांसफर चालू होगा अगला। कैलोरीमेट्री खत्म हुआ है, हीट ट्रांसफर पूरा बचा है। अबे तो आएगा ना, खत्म थोड़ी ना कर दिया। कंडक्शन रेडिएशन सब आएगा, अभी आना बाकी। कंडक्शन आएगा, रेडिएशन आएगा, उसके बाद में पूरा थर्मोडाइनमिक्स आएगा। ठीक है, समझ गए? तो इस प्रकार से आज कैलोरीमेट्री समाप्त। अगली 2 क्लासेस के अंदर डिस्कशन क्या क्या है पहले ही बता देता हूँ। रोटेशनल की एच शर्मा कंप्लीट, और क्या तो 45-50 तक तो पहले ही दे चुका था, तो रोटेशनल की पूरी एच वर्मा करके लाएंगे। साथ में रोटेशनल की एक्सरसाइज 1 कंप्लीट, 4 का लेवल 1 कंप्लीट, और एक्सरसाइज 2 का लेवल 1 कंप्लीट। ये वो होमवर्क है जो मैं पहले दे चुका हूँ, अभी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है इसमें। रोटेशनल एच वर्मा,
अरे रोटेशनल का लेवल 1 मैं कब का ख़त्म करने को दे चुका हूँ, रोटेशन की HCB मैं कब की दे चुका हूँ। प्रोसेस बता देता हूँ मैं कैसे चलेगा, पहले 1, फिर 4 का लेवल 1, फिर 2 का लेवल 1, फिर ये। ठीक, अरे समझ गए।